Bismillahirrahmanirrahim. This is Murtaza Qaid from the platform of IQ School of Finance and welcome to the summary lecture of IAS 21 the effect of changes in foreign exchange rate. आज की इस वीडियो में हम IAS 21 the effect of changes in foreign exchange rate के स्टैंडर्ड को समराइज में कवर करेंगे। तो सबसे पहले IAS 21 का स्टैंडर्ड कुछ तीन तरह की करेंसीज की डेफिनेशन हमें प्रोवाइड करता है। नंबर 1 इज फंक्शनल करेंसी, नंबर 2 इज फॉरेन करेंसी एंड नंबर 3 इज प्रेजेंटेशन करेंसी। सबसे पहले अगर हम बात करें फंक्शनल करेंसी, तो फंक्शनल करेंसी का मतलब है कि उस प्राइमरी इकोनॉमिक इन्वायरमेंट की करेंसी जहां पे कंपनी ऑपरेट कर रही है। एक कंपनी जहां पे रजिस्टर्ड है, जहां पे अपना बिजनेस कंडक्ट कर रही है, तो वहां की जो लोकल करेंसी है, वहां की जो इकोनॉमी की करेंसी है, वो कंपनी के पर्सपेक्टिव से फंक्शनल करेंसी कहलाई जाएगी। फॉर एग्जांपल कि अगर एक कंपनी पाकिस्तान में रजिस्टर्ड है, पाकिस्तान में बिजनेस कर रही है, तो पाक रूपी उसकी फंक्शनल करेंसी है। फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी यूएस में रजिस्टर्ड है, यूएस में बिजनेस कर रही है, तो यूएस डॉलर उस कंपनी के लिए फंक्शनल करेंसी है। सेकंड इस स्टैंडर्ड ने डिफाइन किया फॉरेन करेंसी को। फंक्शनल करेंसी के अलावा जितनी भी करेंसीज हैं वो सारी करेंसीज फॉरेन करेंसी कहलाई जाएगी। यानी कि अगर एक कंपनी की फंक्शनल करेंसी पाक रूपी है, तो पाक रूपी के अलावा जितनी भी करेंसीज है, चाहे वो डॉलर हो, चाहे वो दिरहम हो, चाहे वो चाइनीज येन हो, ये सारी करेंसीज कंपनी के पर्सपेक्टिव से फॉरेन करेंसी कहलाई जाएगी। और एक और चीज स्टैंडर्ड डिफाइन करता है, दैट इज कॉल्ड प्रेजेंटेशन करेंसी। प्रेजेंटेशन करेंसी का मतलब है कि वो करेंसी जिस करेंसी में आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करते हो। अब हम बात करते हैं कि इस स्टैंडर्ड की यूटिलिटी क्या है, इस स्टैंडर्ड को क्यों कवर करवाया जा रहा है। ये स्टैंडर्ड बेसिकली ये डिस्कस करता है कि अगर एक कंपनी ड्यूरिंग द ईयर कोई फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन करती है, ड्यूरिंग द ईयर कोई फॉरेन करेंसी एसेट एक्वायर करती है, फॉरेन करेंसी में लोन एक्वायर करती है, फॉरेन करेंसी में इनकम जनरेट करती है, फॉरेन करेंसी में एक्सपेंस इनकर करती है, तो इन फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शंस को हमने किस तरह से अकाउंट फॉर करना है। सबसे पहले डेट ऑफ ट्रांजेक्शन पे आप अपनी फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शंस को स्पॉट रेट पे ट्रांसलेट करोगे, स्पॉट रेट पे अकाउंट फॉर करोगे। यानी जिस दिन आप कोई फॉरेन करेंसी एसेट, फॉरेन करेंसी लोन, फॉरेन करेंसी इनकम या फॉरेन करेंसी एक्सपेंस की ट्रांजेक्शन कर रहे हो, तो ट्रांजेक्शन डेट पे जो भी फॉरेन और फंक्शनल करेंसी के दरमियान एप्लीकेबल स्पॉट रेट है, एप्लीकेबल एक्सचेंज रेट है, उस स्पॉट रेट, उस एक्सचेंज रेट के ऊपर आप अपनी ट्रांजेक्शन को इनिशियली मेजर या इनिशियली अकाउंट फॉर कर रहे होंगे। फिर जब आपने कोई फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट की, तो सब्सिक्वेंटली हो सकता है कि आपके पास कोई फॉरेन करेंसी एसेट या फॉरेन करेंसी लायबिलिटी अराइज हो। अब हर ईयर एंड पे इन फॉरेन करेंसी एसेट्स और फॉरेन करेंसी लायबिलिटीज को हम अपनी फंक्शनल करेंसी में किस तरह से ट्रांसलेट करेंगे, ये भी स्टैंडर्ड IAS 21 हमें बताता है। IAS 21 ये कहता है कि सबसे पहले तो आप अपने फॉरेन करेंसी एसेट्स और फॉरेन करेंसी लायबिलिटीज को ब्रेक करें, बाइफरकेट करें बिटवीन मॉनिटरी आइटम्स एंड नॉन मॉनिटरी आइटम्स। यानी कि कंपनी की बैलेंस शीट पे जितनी भी फॉरेन करेंसी एसेट्स या फॉरेन करेंसी लायबिलिटीज आ रही हैं, उनको आपने सेपरेट करना है कि क्या ये मॉनिटरी आइटम्स हैं, क्या ये नॉन मॉनिटरी आइटम्स हैं। अब मॉनिटरी आइटम, नॉन मॉनिटरी आइटम क्या होता है? वो एसेट्स जो कि आपका राइट है फॉर अ फिक्स और डिटर्मिनेबल अमाउंट ऑफ करेंसी यूनिट्स, या वो लायबिलिटीज जो कि आपकी ऑब्लिगेशन है टू डिलीवर फिक्स एंड डिटर्मिनेबल अमाउंट ऑफ करेंसी यूनिट्स। ऐसे एसेट्स और ऐसे लायबिलिटीज को हम मॉनिटरी आइटम कहते हैं। वो एसेट्स और वो लायबिलिटी जो कि आपका राइट टू फिक्स और डिटर्मिनेबल अमाउंट ऑफ करेंसी यूनिट्स या ऑब्लिगेशन टू फिक्स एंड डिटर्मिनेबल अमाउंट ऑफ करेंसी यूनिट्स है, इनको हम मॉनिटरी आइटम कहते हैं। फॉर एग्जांपल ट्रेड रिसीवेबल हो गया, ट्रेड पेबल हो गया, इन्वेस्टमेंट इन डेट सिक्योरिटीज हो गया, डिपॉजिट्स एंड कैश बैंक अकाउंट हो गया, कैश अमाउंट हो गया, लीज लायबिलिटी हो गया, टैक्स पेबल हो गया। ये सारी वो एसेट्स और लायबिलिटीज हैं जो कि आपका फिक्स और डिटर्मिनेबल अमाउंट ऑफ करेंसी यूनिट्स का राइट से ऑब्लिगेशन को रिप्रेजेंट करता है। ये सब कुछ मॉनिटरी आइटम है। वो चीजें जो मॉनिटरी आइटम नहीं है, यानी कि फिक्स और डिटर्मिनेबल अमाउंट ऑफ करेंसी यूनिट्स का राइट या ऑब्लिगेशन नहीं है, वो नॉन मॉनिटरी आइटम है। फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट हो गया, इंटेंजिबल एसेट्स हो गए, इन्वेंट्री हो गया, इन्वेस्टमेंट इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स हो गई, बायोलॉजिकल एसेट हो गया। ये सारी चीजें नॉन मॉनिटरी आइटम क्लास कंसिडर की जाएंगी। अब आपने अपने फॉरेन करेंसी एसेट और लायबिलिटीज को स्प्लिट किया, बाइफरकेट किया बिटवीन मॉनिटरी आइटम एंड नॉन मॉनिटरी आइटम। फिर हम इसके एक्सचेंज रेट की बात करते हैं कि इनको किस तरह से हमने फंक्शनल करेंसी में ट्रांसलेट करना है या नहीं करना, और अगर ट्रांसलेट करना है तो फिर इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगी। अगर तो आपका अंडरलाइंग फॉरेन करेंसी एसेट या लायबिलिटी मॉनिटरी आइटम है, अगर तो आपका अंडरलाइंग फॉरेन करेंसी एसेट या फॉरेन करेंसी लायबिलिटी एक मॉनिटरी आइटम है, तो आप इसे अपने सेपरेट अकाउंट्स में हर ईयर एंड पे फंक्शनल करेंसी में रीमेजर करोगे, फंक्शनल करेंसी में रिट्रांसलेट करोगे, और जो भी फॉरेन एक्सचेंज गेन लॉस आएगा ये आपका P&L में रिकॉग्नाइज हो रहा होगा। अगर आपकी बैलेंस शीट पे कोई फॉरेन करेंसी एसेट्स या फॉरेन करेंसी लायबिलिटीज आ रही हैं और ये फॉरेन करेंसी एसेट या लायबिलिटी मॉनिटरी आइटम है, तो डिस्पाइट द फैक्ट कि वो मॉनिटरी एसेट्स या मॉनिटरी लायबिलिटीज
किसी भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में है, आप ईयर एंड पे इसे ईयर एंड के एक्सचेंज रेट पे लेकर आओगे और जो भी फॉरेन एक्सचेंज गेन और लॉस आएगा ये आपका पीएनएल में रिकॉग्नाइज हो रहा होगा। एक्सचेंज रेट गेन और लॉस ऑन मॉनेटरी आइटम that form part of a reporting entity's net assets in foreign operations shall be recognized in the separate entities or foreign operations financial statements in P&L। कंसोलिडेटेड बुक्स के हवाले से भी कुछ जिक्र किया गया है, लेकिन इसे हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करते क्योंकि कंसोलिडेशन के एरिया में हमने ये कवर किया है कि फॉरेन सब्सिडरी या फॉरेन एसोसिएट की कंसोलिडेशन को हम किस तरह से अकाउंट फॉर करते हैं, तो इसे हम लेटर स्टेज पे कंसोलिडेशन के एरिया में कवर करेंगे। हमारे सेपरेट हमारे स्टैंडर्ड अकाउंट्स में अगर कोई फॉरेन करेंसी एसेट, फॉरेन करेंसी लायबिलिटी, मॉनेटरी आइटम है तो इसको हम ईयर एंड पे क्लोजिंग रेट पे रिट्रांसलेट करेंगे, रीमेजर करेंगे और जो भी एक्सचेंज गेन लॉस आएगा ये आपका पीएनएल में रिकॉग्नाइज हो रहा होगा। लेकिन अगर आपका फॉरेन करेंसी एसेट या फॉरेन करेंसी लायबिलिटी नॉन मॉनेटरी आइटम है तो फिर स्टैंडर्ड ये कहता है कि आपने ये देखना है कि ये नॉन मॉनेटरी आइटम अपने रेलेवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से हिस्टोरिकल कॉस्ट मॉडल पे है या रिवैल्यूएशन या फेयर वैल्यूएशन मॉडल पे है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मेरे पास किसी फॉरेन करेंसी में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है तो हो सकता है कि मैंने इसको हिस्टोरिकल कॉस्ट मॉडल में रखा हो या कॉस्ट मॉडल में रखा हो। फॉर एग्जाम्पल कि मेरे पास कोई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी या इंटेंजिबल है तो हो सकता है कि मैंने उसे रेलेवेंट स्टैंडर्ड यानी कि IAS 38 या IAS 40 के तहत कॉस्ट मॉडल में रखा हो। तो इस केस में आपने फॉरेन करेंसी गेन और लॉस को कंसिडर ही नहीं करना, आपने इनकी फॉरेन एक्सचेंज गेन और लॉसेस की रिवर्किंग या रिट्रांसलेशन ही नहीं करनी अनलेस कि उसमें कोई इम्पेयरमेंट वगैरह की नौबत आ रही हो। अगर तो फॉरेन करेंसी एसेट, फॉरेन करेंसी लायबिलिटी नॉन मॉनेटरी आइटम है और ये नॉन मॉनेटरी आइटम अपने रेलेवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड IAS 16, IAS 2, IAS 38, IAS 40 के तहत कॉस्ट मॉडल या हिस्टोरिकल कॉस्ट मॉडल पे है तो आप इस पे फॉरेन एक्सचेंज गेन और लॉस को वर्कआउट नहीं करोगे, आप उसे फॉरेन एक्सचेंज रेट के हिसाब से रिट्रांसलेट नहीं करोगे अनलेस की कोई इम्पेयरमेंट वगैरह की नौबत आए। लेकिन अगर आपका नॉन मॉनेटरी आइटम फॉरेन करेंसी एसेट और फॉरेन करेंसी लायबिलिटी अपने रेलेवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से फेयर वैल्यूएशन मॉडल या रिवैल्यूएशन मॉडल पे है तो जिस दिन आप उसकी फेयर वैल्यूएशन या रिवैल्यूएशन कर रहे हो उस वक्त का आप एप्लीकेबल एक्सचेंज रेट पे इसे रिट्रांसलेट कर रहे होंगे। अगर आपका नॉन मॉनेटरी आइटम फॉरेन करेंसी एसेट, फॉरेन करेंसी लायबिलिटी अपने रेलेवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड IAS 16, IAS 40, IAS 38, IFRS 9 के हिसाब से फेयर वैल्यू या रिवैल्यूएशन मॉडल पे है तो जिस वक्त आप इसकी फेयर वैल्यूएशन या जिस वक्त आप इसकी रिवैल्यूएशन कर रहे हो उस वक्त का जो भी एप्लीकेबल एक्सचेंज रेट है उसे उस एक्सचेंज रेट के हिसाब से हम रिट्रांसलेट करेंगे और फॉरेन एक्सचेंज गेन और लॉस की वही ट्रीटमेंट होगी जो फेयर वैल्यू गेन और लॉस की ट्रीटमेंट होती है। यानी कि अगर रेलेवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से फेयर वैल्यू का गेन और लॉस पीएनएल में जा रहा है तो फॉरेन करेंसी गेन और लॉस भी पीएनएल में जाएगा। अगर रेलेवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से फेयर वैल्यू का गेन और लॉस OCI में जा रहा है तो फॉरेन करेंसी गेन और लॉस भी OCI में ही रिकॉर्ड हो रहा होगा। Exchange rate gain or loss on non-monetary item are recognized consistently with the recognition of gain or loss of an item itself. For example, when an item is revalued with the changes recognized in OCI, then also the exchange rate component of that gain or loss is also recognized in OCI. तो नॉन मॉनेटरी आइटम के केस में अगर नॉन मॉनेटरी आइटम हिस्टोरिकल कॉस्ट पे है तो हम इसे हिस्टोरिकल रेट पे ही रहने देंगे, यानी कि जिस वक्त आपने इसको इनिशियली रिकॉग्नाइज किया उस वक्त के आपने स्पॉट रेट पे इसको रिकॉर्ड किया हुआ है, इसे फिर हम रिट्रांसलेट नहीं करेंगे। लेकिन अगर नॉन मॉनेटरी आइटम अपने रेलेवेंट स्टैंडर्ड के हिसाब से फेयर वैल्यू या रिवैल्यूएशन मॉडल में है तो जिस वक्त आप इसकी फेयर वैल्यूएशन कर रहे हो, रिवैल्यूएशन कर रहे हो उस वक्त के एक्सचेंज रेट पे आप इसे ट्रांसलेट करोगे और फॉरेन करेंसी गेन और लॉस को उसी तरह से अकाउंट फॉर करोगे जिस तरह से आप फेयर वैल्यू गेन और लॉस को अकाउंट फॉर करते हो। तो ये हमारे पास एक क्विक समरी थी IAS 32, IAS 21 द इफेक्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट की। आज के लेक्चर को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।